नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन इसी प्रकार से, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको विज्ञान की प्लेलिस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप एनसीईआरटी का कोई भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास का लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारे आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आपके एक रोग होता है गायों में भी, ठीक है, उस गाय का जो रोग का नाम था वो आपको क्या बताया था कि गोसीतला बताया था। कि मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका टीके की खोज हुई थी, चेचक के टीके की खोज वो किस प्रकार से हुई थी और वैज्ञानिक था उसने किस प्रकार से सोचा और किस प्रकार से टीके की खोज हुई। तो पिछला जो पार्ट जो देख के आए उन्हें तो पता होगा, जो इसी पार्ट से देख रहे हैं वो भी समझ लीजिए कि पिछले पार्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आपको कि क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो गोसीताला रोग था भी, ये किस में होता था, ये होता था आपके गायों में। ये बात क्लियर। तो उसने कहा कि गोसीतला जो रोग था उसके जो आपके रोगाणु थे, वो जो भी गायों के संपर्क में आए उनके वो रोग हुआ। ये बात आपको पक्का पता है कि जो रोग आपके रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं, वो उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा वो उस रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तो इस गाय को मान लेते हैं हम गोसीतला रोग हो गया, और ये जो ग्वालिन है इसके संपर्क में आई तो इसको भी क्या हो गया, गोसीतला रोग हो गया। ये बात कन्फर्म है? हाँ सर, कंप्लीट कम सॉरी कन्फर्म है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद इसका जो लड़का था उसको क्या हो गया, चेचक रोग हो गया। क्या हो गया? चेचक रोग हो गया। ये हम मान के चलते स्टोरी। लेकिन फिर ये उस बच्चे के संपर्क में आनी थी, उसकी माँ है, बच्चे के संपर्क में तो जरूर आएगी। लेकिन इसको चेचक रोग नहीं हुआ, इसको चेचक रोग नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके शरीर में प्रतिरक्षा थी, प्रतिरक्षा थी इस रोगाणुओं के प्रति। तो प्रतिरक्षा कहाँ से आई? क्या पहले इसको चेचक रोग हुआ था? अब तक तो हमने ये पढ़ा था, यदि किसी व्यक्ति को पहली बार कोई रोग होता है तो शरीर उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली बना लेता है, और अगली बार जब वो रोगाणु आते हैं तो वो रोगाणु उस व्यक्ति को रोगी नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो बहुत कम रोगग्रस्त होगा वो, इतने ज्यादा उसको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो इसने प्रतिरक्षा प्रणाली कहाँ से बनाई? तो आपने वैज्ञानिक ने सोचा कि ध्यान दिया कि क्या हुआ होगा, तो आपको ध्यान आया कि गोसीतला के रोगाणुओं के प्रति इस शरीर में क्या थी, प्रतिरक्षा प्रणाली थी, ठीक है। शायद हो सकता है कि उसी ने इसको चेचक से बचाया हो। आप इस निष्कर्ष पे पहुंच गए तो आप फिर भी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। कि आपको फिलहाल पक्का नहीं पता कि ये गोसीतला की जो प्रतिरक्षा प्रणाली था उसी ने इसको चेचक से लड़ने में मदद की है, चेचक के रोगाणुओं से लड़ने से मदद की है, या फिर कोई और कारण हुआ था। तो आपको फिलहाल 60% ये श्योर हो गया, पक्का अभी भी नहीं हुआ। वही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। जेनर ने देखा कि दूध दूहने वाली जिन ग्वालिनों को गोसीतलता का हुआ वे चेचक से संक्रमित नहीं हुई। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों रोग के विषाणु संबंधित थे। उन्हें ऐसा लगा कि जो भी ग्वालिन, सिर्फ एक नहीं, 5, 10, 15, 20, उसने जो भी ये नोटिस किया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो उसे ये पता चला कि जिनको गोसीतला हुआ था ना उनको बाद में चेचक रोग नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रोगाणु थे गोसीतला के और चेचक रोग के, वे लगभग लगभग क्या थे, आपके समान थे, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली गोसीतला के रोगाणुओं के प्रति बनी थी और उसी ने काम किया चेचक के रोगाणुओं के प्रति शरीर को बचाने में। ये बात यहां पर पहुंच गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, परिकल्पना भी। गोसीतला के फफोलों में उपस्थित पदार्थ ने व्यक्तियों को चेचक से सुरक्षा प्रदान की। तो पहले हमने पुरानी विधि पढ़ी थी पहले वाले पार्ट में कि वो क्या करते थे कि चेचक से निवारण के लिए, कि जो चेचक के फफोले से जो पदार्थ निकलता था ना, द्रव पदार्थ, उसका लेप बाकी संक्रमित हिस्सों पे कर देते थे जिससे कि आराम मिलता। वही काम यहाँ पर करके देखा कि जो गोसीतला के फपोले होते थे तो उससे वो पदार्थ निकाला गया और उसका लेप कहाँ किया गया, चेचक
का संक्रमण था ना, जहाँ चेचक के फफोले हुए थे वहां पर उसका लेप किया गया और वहां पर भी उसने वहां पर आराम पहुंचाया, ठीक ठीक किया। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा थोड़ा सा और मजबूत हुआ कि जो गोशितला के रोगाणु है वही आपके चेचक के रोगाणु है भी। दो दो चीजें हमने कर ली। अब तीसरा था हमारे लिए फाइनल परीक्षण, कि अब हम करके देखते हैं फाइनल एक्सपेरिमेंट, क्या हमारा जो ये खोज है ये सही दिशा में जा रही है या फिर नहीं जा रही। तो फिर उन्होंने क्या किया, जेनर ने, उन्होंने यह परीक्षण करने के लिए एक लड़के में गोशितला से उत्पन्न फपोलों के तरल पदार्थ को अंतरसेपित किया भी। ठीक, उसने क्या किया कि गोशितला के जो फपोले थे ना उसका थोड़ा सा लिक्विड भाग लिया, ठीक है, और उसको एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अंतरसेपित कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे ही उसके जो रोगाणु गोशितला के थे वो इस लड़के के शरीर में गए तो इस लड़के को क्या हो गया, गोशितला रोग हो गया। वैसे ही थोड़े थोड़े इसके फपोले होने लगे, लेकिन इसके शरीर ने क्या किया, उसका प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर ली भी। इम्यूनिटी, उस रोगाणुओं के प्रति इम्यूनिटी वो तैयार हो गई। प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, कि तरल पदार्थ को अंतरसेपित मतलब उसके शरीर में डाल दिया, जिसके बाद चेचक रोग के संपर्क में आने पर भी इस रोग का कोई लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो मात्रा डाली थी गोशितला के रोगाणुओं की, ठीक, उसके पदार्थ की बहुत कम डाली थी, तो शरीर में रोगाणु गए, इतने ज्यादा वो मजबूत नहीं थे कि शरीर को उस रोग से ग्रस्त कर सके। लेकिन हाँ, उन्हें ये जरूर पता चल गया कि इस प्रकार के रोगाणु आपके शरीर में आ सकते हैं, और शरीर ने क्या कर ली, प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार कर ली। और बाद में जब चेचक वाले व्यक्ति के संपर्क में इस व्यक्ति को लाया गया, इस लड़के को लाया गया, तो इसको चेचक रोग नहीं हुआ। तो यहां से पता चल गया कि हम क्या करते हैं कि गोशितला का जो लिक्विड है ना, आपका तरल पदार्थ होता है, उसको इकट्ठा करते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी व्यक्तियों के शरीर में हम छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में उस व्यक्तियों को चेचक रोग नहीं होगा। तो देखिए किस प्रकार से जो आपके वैज्ञानिक है वो इस प्रकार से रिसर्च करते हैं और आपके जो आविष्कारों का निर्माण करते हैं, नई नई खोज करते हैं। अब इसका परिणाम क्या निकला, उन्होंने पाया कि जिन लोगों को गोशितला के फफोलों से निकले तरल पदार्थ से संक्रमित किया गया था, संक्रमित मतलब उसका थोड़ा सा मात्रा उसके शरीर में डाली गई थी, अब वे चेचक के प्रतिरोधी हो गए। अनुप्रयोग व्यापक स्तर पर टीकाकरण से अंत पूरे विश्व से चेचक का उन्मूलन करने में सहायता मिली। और फिर हमने क्या कर लिया कि उस लिक्विड को इकट्ठा किया और थोड़ी थोड़ी डोज मात्रा में सभी लोगों को लगाई गई, और उन लोगों को आगे कभी चेचक नहीं हुआ। तो इस प्रकार से चेचक के टीके का आविष्कार हुआ था, जो आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। आपको ये बात याद रखनी है। आपको सारी बात ध्यान में आ गई। नवजात शिशुओं से लेकर वृद्धों तक टीके सभी आयु के लोगों को अनेक गंभीर रोगों से बचाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है भी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, टीके आपके बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। वे आप सभी उम्र के लोगों को लगाए जाते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और ये आपको गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, वे रोगों की रोकथाम में सहायता करते हैं, संक्रमण के प्रसार को कम करते हैं और प्रतिवर्ष करोड़ों जीवन बचाते हैं। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि टीके रोकथाम के लिए होते हैं, चिकित्सा के लिए नहीं। मतलब ये रोकथाम के लिए होते हैं, चिकित्सा के लिए नहीं होते, इलाज के लिए नहीं होता। यदि आपको बीमारी हो गई तो आपको दूसरा प्रोसेस अपनाना होगा भी। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, साधारण सा क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को चेचक रोग हो जाए तो आप क्या करेंगे भी, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि चेचक का टीका लगवाएंगे, तो आप तुरंत टिक कर देंगे हाँ चेचक का टीका लगवाएंगे। लेकिन आपको बताया है कि चेचक का जो टीका है वो चेचक के रोग होने से हमें बचाता है, वो चेचक रोग को ठीक नहीं करता। आगे आपकी बात समझ में, ये क्या है, रोगों की रोकथाम करते हैं, रोगों को ठीक नहीं करते टीके भी। ये रोगों की गंभीरता कम करने में सहायता करते हैं, परंतु यदि कोई पहले से ही रोगग्रस्त है तो उसका उपचार नहीं करते हैं। कुछ लोगों में टीकों के प्रति भय और संशय हो सकता है कि उन्हें भय लगता है कि टीका लगाने से ये बीमारी हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगी, टीके नुकसानदेह होते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक और चिकित्सक सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी पूर्वक इन टीकों का परीक्षण करते हैं भी। वो क्या करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं इन टीकों की, कहीं ये टीके मानव के लिए हानिकारक तो नहीं है। टीका लगवाना न केवल आपको सुरक्षित रखता है, अपितु आपके आसपास के व्यक्तियों को भी सुरक्षा करता है भी। ये व्यक्ति आपको तो सुरक्षित करेगा ही, लेकिन आपके आसपास के व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि आपके माध्यम से कोई रोग का फैलाव नहीं होगा।
अब यहाँ पे बताया गया है कि भारत बहुत ज्यादा टीका उत्पादन करता है और भारत ने जब कोरोना की वैक्सीन थी, कोरोना का टीका आया था, तो भारत ने कोरोना का टीकों का बहुत ज्यादा उत्पादन किया था और इतना उत्पादन किया था कि विदेशों में भी इसकी सप्लाई की थी भी। अब हमारा एक वैज्ञानिक से परिचय कराते हैं। महाराज किशन बान एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और वैज्ञानिक थे भी। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े ये चिकित्सक और आपके वैज्ञानिक थे। इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी, जैव टेक्निक, प्रौद्योगिकी क्या होता है, टेक्निक होता है आपका, ठीक है, विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में विज्ञान और नवाचार को प्रोन्नत करने में सहायता की। तो इन वैज्ञानिक की आपको एक बात जरूर याद करनी है कि इन्होंने किस टीके के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन्होंने बच्चों में एक रोग होता है अतिसार, क्या है, अतिसार, उससे बचाने वाला एक टीका लगता है रोटोवायरस। कौन सा लगता है, रोटोवायरस। एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अतिसार में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो कौन सा होगा आपका, रोटोवायरस। इस टीके के बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात आपको याद रखनी है। इनका नाम, रोग का नाम अतिसार और टीके का नाम रोटोवायरस। आपको आगे बात समझ में, ये बात भी। अब हम बात करते हैं कि हमने देख लिया कि रोग आपके हो गए भी, रोग किस प्रकार से होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज हमने पढ़ ली कि रोगों को हम रोक कैसे सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अब मान लेते हैं कि हम किसी प्रकार से रोगी हो गए, हमें कोई रोग हो गया। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी संक्रामक रोग से हमें बचाने में असफल हो जाती है तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम किसी प्रकार से रोगाणु हमारे शरीर में एंटर करते हैं, ठीक है, और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उन रोगाणुओं को मार नहीं पाती, तो वो रोगाणु हमारे शरीर के किसी अंग पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। हमारे शरीर का वो अंग या पूरी अंग प्रणाली काम करना बंद कर देती है और हम क्या हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपने संक्रामक रोग का पढ़ लिया कि हम रोगी किस प्रकार से होते हैं। आपको स्टार्टिंग पर परिभाषा क्या बताई थी, जब हमारा शरीर का कोई अंग या पूरी अंग प्रणाली काम सही से काम नहीं कर पाती तो हम रोगी हो जाते हैं। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे शरीर में रोगाणु एंटर करते हैं और जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उनका मुकाबला नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर और रोगाणु हमारे शरीर को किसी अंग को प्रॉपर से काम नहीं करने देते और हम रोगी हो जाते हैं। ये बात हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। रोगी होने के बाद हम जाते हैं चिकित्सक के पास। चिकित्सक हमें प्रतिजैविक औषधियां, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं भी। अब आपके मन में क्वेश्चन होता है कि एंटीडोट्स क्या होते हैं, वो आपके जहर वगैरह के लिए होते हैं, लेकिन वो क्या देते हैं हमें, एंटीबायोटिक्स, जिसको बोलते हैं प्रतिजैविक। जो आपकी इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं, इम्यून पावर, क्या बोलते हैं, इम्यून पावर बोलते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, जो रोग का कारण बनने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती है भी। तो हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, जो रोग का कारण बनते हैं जीवाणु, उनको वो नष्ट करती है। प्रतिजैविक औषधियां केवल जीवाणु से होने वाले संक्रमणों के लिए प्रभावी है, क्योंकि ये जीवाणु कोशिकाओं के मात्र उन्हीं भागों को लक्षित करते हैं जो मानव अथवा अन्य जंतु कोशिकाओं से भिन्न होते हैं भी। ये जो जीवाणुओं से रोग होते हैं ना, उन्हें में ही क्या है, ये कारगर साबित होती है, क्योंकि ये पहचान कर लेती है कि जो कोशिकाओं मानव से अलग होती है ना, उसको ये अलग से पहचान करती है और उसको मार देती है। ठीक है, ये विषाणु या प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के लिए प्रभावी नहीं है भी। तो आपको ध्यान रखना, जो एंटीबायोटिक्स है वो आपकी उन बीमारियों में ही असरदार होगी जो जीवाणुओं से होगी, क्योंकि ये क्या कर सकती है कि जो जीवाणु कोशिका है और जो जंतु कोशिका है उसमें आसानी से क्या कर सकती है, डिफरेंस कर सकती है, और डिफरेंस करने के बाद जो जीवाणु कोशिका है उनको ये मार देती है। आपको आगे बात समझ में कि क्यों ये सिर्फ जीवाणु कोशिकाओं में ये काम करती है, क्योंकि ये मानव कोशिका और जीवाणु कोशिकाओं में अंतर पैदा मतलब पहचान लेती, कौन सी मानव कोशिका है, कौन सी जीवाणु कोशिका, या फिर आप सीधे शब्दों में कहते हो जीवाणु कोशिकाओं को पहचान लेती है और उन्हें ये मार देती है। आपको आई बात समझ में, तो जीवाणु मर जाएंगे, जीवाणु मर जाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये एंटीबायोटिक्स है, जिसको हम बोलते हैं जैव प्रतिरोधी, क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। याद रखना आपको, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। अब वैज्ञानिक की बात ही सोचे भी, जैसे एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, आपका चेचक के टीके का आविष्कार किया था, उसी प्रकार हमारा एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
जिसने क्या किया था, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, प्रतिजैविक होता है ये आपका पेनिसिलिन। तो इसने खोज की थी और किस प्रकार से खोज की थी वो देखिए भी। हानिकारक जीवाणु का अध्ययन करते समय उन्होंने देखा कि एक अप्रयुक्त पेट्री डिश पर लगी फफूंद ने, एक अप्रयुक्त मतलब प्रयोग में नहीं थी, एक पेट्री डिश थी आपका इस प्रकार से, तो उसमें फफूंदी आ रही थी। ठीक है, क्या थी, फफूंद था, ने जीवाणु की वृद्धि को अवरुद्ध कर दिया था अभी। तो उसमें जो वहां पे जो जीवाणु थे ना, तो उसकी जो वृद्धि थी, जीवाणु बढ़ते जाते आपको पता है, लेकिन जो फफूंद था ना, उसने क्या किया, उन जीवाणुओं को बढ़ने नहीं दिया। तो इसने सोचा, फ्लेमिंग ने, कि ये जीवाणु क्यों नहीं बढ़ रहे, कौन सी ऐसी चीज है जो इनको रोक रही है। तो इसने देखा, वहां पे नोटिस किया कि ये फफूंद है। फिर क्या हुआ, उन्होंने यह जाना कि यह फफूंद एक ऐसा पदार्थ निर्मुक्त करता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर उसने उस फफूंद का अध्ययन किया और उस फफूंद में देखा कि एक ऐसा पदार्थ निकल रहा है जो इन जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहा है। यह आकस्मिक खोज पहले प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज का कारण बनी। जो पहला प्रतिजैविक था आपका, वो कौन सा था, पेनिसिलिन था, जिसकी खोज किसने की थी, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसका उपयोग जीवाणुविक संक्रमणों की चिकित्सा के लिए किया गया। और इसका उपयोग किया गया कि जो रोग आपके जीवाणुओं से होते हैं उनके इलाज के लिए इसका प्रयोग किया गया। आपको चीजें क्लियर यहाँ तक। यद्यपि प्रतिजैविक औषधियां जीवाणुविक संक्रमणों से हमें बचाने में प्रभावी है। इसने कहा कि जो आपकी प्रतिजैविक औषधियां हैं वो हमें जीवाणुओं से जो बीमारी होती है ना, जीवाणुविक संक्रमण मतलब जीवाणुओं से होने वाले जो रोग हैं उससे बचाने में प्रभावी है। उनकी खोज के पश्चात करोड़ों जीवन बचाए जा सके हैं। परंतु परंतु आपको ध्यान से पढ़ना भी, आपके एग्जाम में आ सकता है। परंतु उनका अनियंत्रित उपयोग उनकी प्रभावशीलता में कमी का कारण बन रहा है। उसने कहा कि ये बहुत असरदार है, लेकिन जिस प्रकार से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। प्रभाव कम होने का मतलब ये रोगों से हमें बचाने में कारगर साबित नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही वो भी हम बात करते हैं भी। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में मुख्य समाचार पत्रों में प्रतिजैविक प्रतिरोध की चर्चा होती है। प्रतिजैविक प्रतिरोध, प्रतिजैविक तो क्या करता है, अभी ध्यान से देखना। आप कहेंगे सर प्रतिजैविक तो क्या है, जीवाणुओं को मार देता है और हमें रोगों से बताता है। लेकिन आपका प्रतिजैविक प्रतिरोध मतलब कि प्रतिजैविक का भी प्रतिरोध मतलब कि वो चीज जो प्रतिजैविक के भी काबू में ना आए, वो प्रतिजैविक प्रतिरोध होगी। ये किस प्रकार से होता है ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप याद रखना, प्रतिजैविक प्रतिरोध आपके एग्जाम में आ सकता है। कि चर्चा होती है जिसका अर्थ है कि एक ऐसी परिघटना, प्रतिजैविक प्रतिरोध का अर्थ है कि एक ऐसी परिघटना जहां क्या होता है, ध्यान से समझना अब, जहां पहले किसी प्रतिजैविक के द्वारा नष्ट किए गए जीवाणु उस प्रतिजैविक के द्वारा उपचार के पश्चात भी जीवित रहते हैं। वहां पे क्या होते है कि हमें कोई बीमारी हो गई, हमने क्या लिया, प्रतिजैविक लिया, एंटीबायोटिक्स ली, तो उसका उपचार हो रहा था। लेकिन उपचार के पश्चात भी कुछ जीवाणु क्या हो गए, जीवित रह गए, जीवित बच गए, मतलब पूरी तरह से जीवाणु नहीं मरे भी। उ- और गुणन करते हैं। यह स्थिति सामान्य संक्रमणों की चिकित्सा को कठिन बना देती है और जटिलता और दीर्घकालिक रोगों और यहाँ तक कि मृत्यु की संभावना बढ़ा देती है। और फिर क्या करती, वो जो जीवाणु बच गए थे वो धीरे धीरे फिर गुणन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो क्या व्यक्ति को मृत्यु तक ले जा सकते हैं। ये किस कारण हुआ, ये हमारी लापरवाही के कारण हुआ। क्योंकि जो आपका एंटीबायोटिक्स है, जो प्रतिजैविक है, उसका काम तो जीवाणुओं को मारना हो, मारते भी है, लेकिन हमने जो लापरवाही प्रयोग की कि या तो डॉक्टर ने जितनी हमें दवाई बताई थी उतनी दवाई हमने ली नहीं, या फिर हमने दवाई की आवश्यकता नहीं थी तब भी हमने दवाई ली, तो तब ये उत्पन्न होते हैं कौन से, प्रतिजैविक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और इसके कारण क्या होता है कि आपके पूरे जीवाणु नहीं मरते, कुछ जीवाणु प्रतिरोध के इसके प्रतिजैविक के बाद भी क्या है, जीवित रह जाते हैं और वो गुणन करते हैं भी। तो एक बार देखिए, एक बार इस डायग्राम में आपको अच्छे से शायद समझ में आ जाए, तो ये चीज आप देखिए भी। प्रतिजैविक प्रतिरोध समुदाय में कैसे फैलता है अभी, प्रतिजैविक प्रतिरोध पूरे समुदाय में कैसे फैलेगा ये देखिए। आवश्यकता न होने पर भी प्रतिजैविक लेना या औषधि की पूरी खुराक न लेना भी। ठीक है, देखिए जो भी जिस चीज को मारने के लिए आएगा वो उससे बचने के उपाय ढूंढेगा। ये बात क्लियर है आपकी। अब देखिए होता क्या है,
आवश्यकता न होने पर प्रतिजैविक लेना और औषधि की पूरी खुराक न लेना, जंतुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं में प्रतिरोध का विकास भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जंतुओं में कैसे विकास होता है भी, ठीक है, और फिर ये आपके समुदाय में कैसे पहुंचेगा, ये चीज हम बात करते हैं। आपने इसको एंटीबायोटिक्स की खुराक दी भी, आपने क्या दी, इसको एंटीबायोटिक्स की खुराक दे दी, जरूरत नहीं थी तब भी दे दी, या फिर पूरी डोज दे दी। तो इनमें क्या हुआ, कुछ ऐसे जीवाणु उत्पन्न हो गए जो एंटीबायोटिक से अब मरते नहीं हैं। क्या करते हैं, एंटीबायोटिक से मरते नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, जब इसको जरूरत नहीं थी तब एंटीबायोटिक्स दी, तो तब कोई जीवाणु होगा वो पहले से देखेगा कि मुझे कौन मारने आ रहा है, तो वो उसके अपने आप में क्या लड़ने की क्षमता विकसित करेगा। ये डॉक्टर ने क्या दी थी, 5 दिन की क्या दी थी, इसको खुराक दी थी भी। कहा कि ये बीमार हुआ 5 दिन, एक एक कारण ये था कि जरूरत नहीं थी, आपने एंटीबायोटिक्स दे दी। अब आप डॉक्टर ने 5 दिन की खुराक दी थी, आपने 2 दिन खुराक दी, इसको बंद कर दिया। 5 दिन में मरने थे लगभग, डॉक्टर के अनुसार इलाज प्रॉपर 5 दिन का था, 2 दिन देकर बंद कर दी। अब कुछ जीवाणु जो बचे हुए हैं ना, वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे यार ये क्या चीज आई थी जो हमें मार रही थी भी। तो वो क्या करेंगे कि इस जो चीज एंटीबायोटिक्स आपने डाले थे यहाँ पर, तो जो दिए थे उसके खिलाफ खुद को मजबूत करते हैं कि आगे से ये दोबारा हमला करे तो हम मरेंगे नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रतिजैविक प्रतिरोधी बन जाएंगे कि अब आने दो एंटीबायोटिक्स को, हम देख लेंगे भी, ठीक है। तो आपकी लापरवाही के कारण क्या हो गए, एंटीबायोटिक्स उत्पन्न हो गए। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होंगे भी, अब ये क्या करेंगे, मल वगैरह करेंगे, यहाँ से जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी ये निकलेंगे इनके मल के द्वारा, ये खेतों में जाएंगे, खेतों में पौधों में जाएंगे, और पौधों में से आप फल फ्रूट लेंगे, आपके शरीर तक आपके सभी लोग खाएंगे और सभी लोग बीमार हो सकते हैं। और या फिर ये अंडा देंगे, दूध देंगे, जंतु खाद्य उत्पाद द्वारा जीवाणुओं से संपर्क में आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये था आपका कि जंतुओं द्वारा आप लोगों तक, पूरे समुदाय तक किस प्रकार से वो जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु है ना, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का मतलब जो जीवाणु आपके प्रतिजैविक से भी नहीं मरते उनको बोलते हैं प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीवाणु या फिर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु। दूसरी बात भी, मानव शरीर में पाए जाने वाले जीवाणुओं में प्रतिरोध का विकास, यहां से भी वो डॉक्टर के संपर्क में गया, इसका इलाज चल रहा है, इसके अंदर कुछ आपके जीवाणु प्रतिरोधक जैविक जीवाणु हैं, तो आप घर आ गए। अन्य रोगियों में प्रत्यक्ष रूप से, सबसे पहले तो वो कहाँ जाएंगे जीवाणु, कि जो उसके प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में जो भी लोग आ रहा है वो प्रत्यक्ष संपर्क बोलते हैं। और फिर व्यक्ति क्या है कि जब घर पर आता है ना, तो वो क्या है, अपने घर के लोगों में वो जीवाणु पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से क्या है, वो जीवाणु पूरे इसमें समुदाय में फैल जाते हैं, प्रतिरोधी जीवाणु समुदाय में फैल जाते हैं। इस प्रकार से भी, ये मैंने आपको डायग्राम समझाया। काफी ये अध्यापक गण हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को ये प्रॉपर समझाए ताकि उसको समझ में आए। इसलिए आपसे बोलते, जब भी आप कभी हॉस्पिटल में से आए तो आते ही सबसे पहले नहाएं, हाथ धोएं, अपना मुंह धोएं, सीधे आप अंदर वगैरह मत जाइए, क्योंकि बहुत से जीवाणु आपके शरीर पर लगे होते हैं, ठीक है। और आपको जो दवाई, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवाई न लें, खासकर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपने अधिक मात्रा में ले ली, कम मात्रा में ले ली, बिना डॉक्टर के सलाह के ले ली, तो क्या होगा कि आगे जब वो रोग होगा तो हो सकता है कि आपके शरीर में क्या बन जाए, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु बन जाए, फिर आप दवाई से भी ठीक नहीं होंगे भी, ठीक है। पहले किसी प्रतिजैविक के द्वारा नष्ट किए गए जीवाणु उसके प्रतिजैविक के उपचार के पश्चात, ये आपको पढ़ा दिया कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु किस किस प्रकार से बनते हैं, कि पहले किसी प्रतिजैविक के द्वारा नष्ट किए गए जीवाणु उस प्रतिजैविक के द्वारा उपचार के पश्चात भी जीवित रह जाएं भी, ठीक है, और गुणन करते हैं। यह स्थिति सामान्य संक्रमणों की ओर ज्यादा जटिल बना देती, मुश्किल हो जाती, क्योंकि जब प्रतिरोधी आपके प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु बनते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो मरने का नाम नहीं लेते भी। ठीक, अब है यहाँ पे देखिए भी, ख में दिए गए सूचना आरेख का अध्ययन करें, आपके विचार से जीवाणुविक रोगजनकों में प्रतिजैविक प्रतिरोध कैसे विकसित हुआ भी, तो कैसे विकसित हो गया अभी, मतलब ये बन कैसे गए, ठीक है, ये चीज हम आगे दिया गया, इसको अब पढ़ेंगे।
प्रतिजैविक प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन सी सावधानियां रखी जा सकती है? अब हम कौन सी सावधानियां रखें कि जिससे प्रतिजैविक प्रतिरोधी न बने, भी ऐसे जीवाणु न बने कि जो आपके एंटीबायोटिक्स या फिर प्रतिजैविक से भी न मरे भी। प्रतिजैविक प्रतिरोध की समस्या से निपटने के लिए हमें प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग समझदारी से करना होगा। यदि हमने ज्यादा डोज ले ली तो भी प्रतिजैविक आपके बनेंगे, प्रतिजैविक प्रतिरोधी बनेंगे। यदि कम ली तो भी प्रतिजैविक प्रतिरोधी मिलेंगे। तो इसलिए हमें उसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए और केवल डॉक्टर द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर सही मात्रा में और निर्धारित अवधि तक ही इनका सेवन करना चाहिए भी। अनावश्यक उपयोग से बचने से प्रतिरोधी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने में सहायता प्राप्त होती है भी। यदि हम अनावश्यक उपयोग नहीं करेंगे, समझदारी से प्रयोग करेंगे, उसका फिजूल उपयोग नहीं करेंगे, लापरवाहपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे हमारे एंटीबायोटिक्स का, प्रतिजैविक प्रतिरोधी का, तो क्या होगा, सॉरी प्रतिजैविक का, तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी नहीं बनेंगे। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा दूं छोटा सा कि हमारे पास क्या प्रतिजैविक है भी, क्या है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या करते हैं? आप कहेंगे सर ये तो क्या करते हैं, जीवाणुओं को मारते हैं, ठीक है। फिर हम इसका क्या है, एक उपयोग करते हैं लापरवाही से भी। किससे उपयोग करते हैं? लापरवाही से, और एक यहाँ पे समझदारी से। यदि हम लापरवाही से इसका हम प्रयोग करेंगे प्रतिजैविक का, तो क्या बन जाएगा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी भी। क्या बन जाएगा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी। तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी का मतलब क्या है कि वे जीवाणु जो प्रतिजैविक से भी नहीं मरते, उनको क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी बोलते हैं। वो किस कारण से होते हैं, जब हम प्रतिजैविक का लापरवाही से प्रयोग करते हैं। यदि हम इसका समझदारी से प्रयोग करेंगे तो ये चीज नहीं बनेगी। आगे आपको पूरी रामायण समझ में, चीजें क्लियर, आगे बढ़ जाएं। जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों के लिए प्रतिरोधी कैसे बने भी? कुछ जीवाणु प्रतिजैविक औषधियों के प्रति प्रतिरोध विकसित करते हैं भी। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि प्रतिजैविक हमारे शरीर में जाते ही रोगाणुओं को मारना स्टार्ट करती है, और रोगाणु भी कहते हैं ये कौन सी चीज है जो हमें मार रही है, तो इसके प्रति हमें लड़ने की शक्ति हमारे अंदर विकसित करनी होगी। जैसे हमारा शरीर विकसित करता है, वही इस जीवाणुओं का शरीर भी शक्ति विकसित करता है। जब प्रतिजैविक औषधियां रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारती है तो वे शरीर को संक्रमण से बचाने वाले अच्छे जीवाणुओं को भी मार देती है। ये बात ध्यान में रखना कि जब वो प्रतिजैविक औषधियां हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारती है ना, तो शरीर को संक्रमण से बचाने वाले जीवाणुओं को भी मार देती है भी। ठीक है, थोड़ा सा नुकसान एंटीबायोटिक्स का ये भी होता है कि वो हमारे शरीर में जो अच्छे जीवाणु हैं, उनको भी ये मार देती है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु वृद्धि करते हैं और रोग का उपचार कठिन हो जाता है। और फिर जो प्रतिजैविक, इस दौरान क्या होता है, जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी होते हैं ना, प्रतिजैविक प्रतिरोधी क्या, वे जीवाणु जो प्रतिजैविक से न मरे भी, सिर्फ एक लाइन में, उपचार कठिन हो जाता है। कुछ जीवाणु अन्य जीवाणुओं को प्रतिजैविक प्रतिरोध स्थानांतरित करते हैं, और वे जो जीवाणु जिन्होंने कह लिया, जैसे आपने युद्ध वगैरह देख, राक्षस कहते हैं ना कि मैं अमर हो गया, आओ तुम्हें भी मेरी शक्ति प्रदान करता हूं। तो ये जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी थे, ये दूसरे जो जीवाणु हैं, रोगाणु वाले जीवाणु है ना, तो रोगों वाले, तो उनको भी क्या करते, प्रतिजैविक प्रतिरोधी बना देते। यदि यही प्रक्रिया अगर चालू हो गई ना, फिर राम नाम सत्य है, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपका असर करना ही छोड़ देगी पूरी तरह। और ये प्रतिजैविक प्रतिरोधी बहुत ज्यादा मात्रा में बन गए, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अब आपको करना क्या है भी, ये आपको 2-3 हिंट दिए गए, इसका ध्यान में रखना है। मुझे अपनी माँ के लिए प्रतिजैविक औषधि की आवश्यकता, उन्हें गले में दर्द और जबर है भी, ये गया उसको लेने के लिए, बताने के लिए। आपको एक चिकित्सक से औषध पत्र लाना पड़ेगा भी। तो उसने कहा कि मैं आपको एंटीबायोटिक्स तभी दूंगा जब आप क्या करेंगे, डॉक्टर से लिखवा के लेके आएंगे। बहुत बढ़िया स्टेप है इसका, और ये बच्चा गलत कर रहा है। ऐसे बिना डॉक्टर से पूछे किसी को भी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। क्या आप अपने मवेशियों को प्रतिजैविक औषधि दे रहे हैं अभी? नहीं, मैं किसी प्रतिजैविक औषधि का उपयोग नहीं कर रही हूँ। अपने पशुओं को बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी है, किसी भी जंतु को भी। नहीं नहीं, अपने मवेशियों को प्रतिजैविक का इंजेक्शन न दें, अन्यथा यह प्रतिजैविक प्रतिरोध विकसित कर देगा। यह उनके शरीर में क्या कर देगा, प्रतिजैविक प्रतिरोध विकसित कर देगा भी।
प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का विकास और निवारक उपाय भी। भारत में आयुर्वेद है, सिद्ध है, यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, पारंपरिक जो मतलब बहुत लंबे समय से चली आ रही हो, का उपयोग वर्षों से सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। कि जो सामान्य समस्याएं होती है ना, सामान्य जो आपकी बीमारियां होती हैं, उनके इलाज से लिए किया जाता है। इनमें जड़ी बूटियां, तेल हैं, खनिज हैं तथा जैसे प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग रोगों के उपचार और स्वास्थ्य सुधार के लिए किया जाता है। कि इसमें जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं आपकी, उनका प्रयोग रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। आपने देखे होंगे देसी वैद्य हैं, वो नीम से पत्तों से दवाइयां बनाते हैं और कुछ बनाते हैं, तो बहुत सी बीमारियों का क्या करते हैं, वो इलाज करते हैं भी। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार पर भी बल दिया जाता है। यद्यपि इन्हीं प्रणालियों में जो हमारी पारंपरिक जो आपकी चिकित्सा प्रणाली ना, इन्हीं में क्या किया था, स्वस्थ आपका जो आहार है, आपका स्वस्थ आपकी जीवन शैली, इस पर भी बल दिया जाता है। यद्यपि ये प्रणालियां कुछ परिस्थितियों में सहायक हो सकती है एवं दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को बनाए रखने में उपयोगी है। कि ये कुछ परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक हो सकती हैं और हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखती है। तथापि ये सभी रोगों और प्रत्येक स्थिति में प्रभावी नहीं है। ये नहीं है कि जो आपकी ये जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, ये हर रोग में काम करे भी। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिसका हमें जो मॉडर्न जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है, उसके अनुसार हमें इलाज करवाना पड़ेगा भी। असंचरणीय रोगों के उपचार में लक्षणों के प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। ये तो था आपका संचरणीय, जो हम पढ़ रहे थे ना, वैक्सीन वगैरह, टीके वगैरह, प्रतिजैविक, ये किस में दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं आपके संचरणीय रोगों में, जो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। लेकिन वे रोग जो आपके किसके कारण, आपकी जीवन शैली के कारण हुए हैं, आपकी दिनचर्या के कारण, जैसे मधुमेह है, तो उसमें आपको क्या कैसे उपचार किया जाता है उन रोगों का, सिर्फ 3 लाइनों में आपको बताया गया है। असंचरणीय रोगों के उपचार में लक्षणों के प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। कि जो आपके लक्षण है ना, तो मान लो कि आपको खांसी आ रही, तो खांसी को कैसे कम किया जाए, ठीक है, तो उन चीजों पर, और आपकी जो जीवन गुणवत्ता है ना, उसको सुधारा जाता है। कि मतलब जो चीज आप, जो आदतें आप में गलत है, उनको सुधारा जाता है। कि मान लो कि आपको सांस में दिक्कत है और आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो आपका तंबाकू बंद। मधुमेह की शिकायत है, तो आपका मीठा बंद। मतलब उस रोगों के प्रति आपकी जीवन गुणवत्ता को सुधारा जाता है। जो औषधियां जीवन शैली में परिवर्तन और पुनर्वास के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, आपकी जीवन गुणवत्ता कैसे सुधारी जाती है, औषधियां भी, आपको थोड़ी सी औषधियां दी जाती हैं। जीवन शैली में परिवर्तन, जीवन शैली में बता दिया, आपकी आदतों को बदला जाएगा। पुनर्वास के माध्यम से किया जाता है। मान लो कि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां मच्छर वगैरह जाते हो, तो आपसे कहा कहीं साफ स्थान पर रहिए भी। आपका बहुत गर्मी में रहते हैं तो ठंडे स्थान पर रहिए। तो इस प्रकार से आपका उनका इलाज किया जाता है। शीघ्र निदान और निरंतर देखभाल रोग की प्रगति को नियंत्रित करने और जटिलताओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। शीघ्र निदान मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोग का इलाज स्टार्ट कीजिए, उपचार स्टार्ट कीजिए भी, ठीक है। और निरंतर देखभाल से रोग की प्रगति को नियंत्रित किया जाता है। मतलब रोग जो बढ़ रहा है ना, तो उसकी बढ़ने की जो क्षमता है उसको कम किया जा सकता है, या फिर उसको उपचार किया जा सकता है करने में, और जटिलताओं को रोकने में महत्वपूर्ण है। इससे क्या, बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। रोग रोग है वो इतना गंभीर नहीं होगा यदि आप क्या करेंगे, शीघ्र निदान, जल्दी से उसका इलाज स्टार्ट करेंगे और लगातार देखभाल करेंगे तो भी। अब इसमें कोई डाउट है इस लेसन में, यहाँ से आपका लेसन कंप्लीट होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100 का 100 आपको करवा दिया। कोई भी दिक्कत है, हाँ, कुछ बच्चों ने इंग्लिश के वर्ड पूछे थे, वो आपको बता दिया। कि जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, उनको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जो प्रतिरक्षा को इम्यूनिटी बोलते हैं। जो आपके प्रतिजैविक है उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये 3 वर्ड आपके मैक्सिमम यूज हुए थे। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।